हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से सभी आपके परिवार गुरुजनों सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम बिना समय समय गंवाए हुए एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपने आपने थंबल के ऊपर देखी होगा कि मुझे क्या सीखना है। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ जो ये मिनिमम इस चैप्टर में बात करूँ तो आपके बेसिस अगर मैं बात करूँ क्लास 10th के या 12th या अदरवाइज आप कंपटीशन के बेसिस पे जाते हैं तो या 2 या 4 नंबर्स मिनिमम आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर से। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस चैप्टर्स में उन सारी चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे जो, और लास्ट में आपको कुछ कंक्लूजन कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चन को आप खुद से करके देखिएगा प्लीज़। चलिए, मैं ये पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद होती है तो आज़ादी के बाद सबसे पहला काम यह होता है कि भारत को किस तरह से डेवलप किया जाए। आपको तो पता होगा भारत जो है वो शहर से ज़्यादा गांव में बसती है। ठीक है, तो इसलिए अधिकतर सबसे पहला आपको गांव को किस तरह से विकसित किया जा सकता है, इसलिए उस समय की जो सरकार थी उन्होंने एक तरह के स्कीम लॉन्च कर, उनका मानना था कि अगर जब तक हम भारत के गांवों का विकास नहीं करेंगे तब तक शायद हम भारत के पूर्ण विकास में के कल्पना भी करना शायद गुनाह नहीं होगा, या सिर्फ और सिर्फ एक कोरी कल्पना होगी। तो उसके लिए जो उस समय एक स्थापना की गई जिसका नाम था पंचायती राज व्यवस्था। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने से के लिए तो सबसे पहला अगर भारत के मुख्य शीर्ष बिंदु पर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार की बात आती है। ठीक है, कौन सी आती है? केंद्र सरकार की बात आती है। दूसरी में बात करूं तो राज्य सरकार की बात आती है। तीसरी में बात करूं तो स्थानीय सरकार की। तो कितने फिर से बात करें तो कितने भाग होते हैं? पहला केंद्र होती है, दूसरा राज्य सरकार होती है और तीसरा आपको स्थानीय स्वशासन होती है, जिसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। अब मैं बात करूं इस लोकल स्थानीय स्वशासन को यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दो भागों में बांटा गया। ग्रामीण क्षेत्र और आपको दूसरा बांटा गया शहरी क्षेत्र। पहला कौन सी है? ग्रामीण क्षेत्र है और दूसरा कौन सी है? शहरी क्षेत्र। अगर पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दो मुख्य भागों में बांटा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं अगला बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य की प्रक्रिया में सबसे पहला जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। क्योंकि सबसे पहला, भाई साहब, ये मुल्क किसका है? आम जनता का। लेकिन कुछ आम लोग, कुछ खास लोग इस देश को ऐसे पकड़ रखें मानो कि उसकी खानदानी पेशा है। जैसे कि कुछ पार्टी वगैरह, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जान सकते हो कि किस तरह से। जैसे आप बिहार ही देख लो, कुछ ऐसे लोगों का हम गुलाम हैं। तो इससे उठने के लिए सबसे पहला हम सभी आम लोगों को स्वशासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले उनका नाम आता है लॉर्ड रिपन का आता है। किसका नाम आता है? लॉर्ड रिपन का। जो कि पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन जो था वो 80 आपको 1880 से लेकर 1884 के बीच इनका समय हुआ करता था। 1880 से लेकर 1844 यानी 84 के बीच। इसके संबंधी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? फिर से बात करें, अगर पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आप खुद से इसका नोट्स बनाइए, तब आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। मैं बात करूं स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि लॉर्ड रिपन की कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1880 से लेकर 1844 84 के बीच रहा है। ठीक है। दूसरा इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिला बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1882 में। तीसरा क्वेश्चन इससे यह बन सकता है कि जिला बोर्ड की स्थापना किसने की? लॉर्ड रिपन ने। किसने की? लॉर्ड रिपन साहब ने की। ठीक है। अब बात आती है गांधी की बात। अब गांधी इसके कहाँ तक हकदार थे उसके बारे में बात करें। देखिए, मैं बात करूँ, महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि भाई साहब, जब तक आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं करोगे तब तक आपका जो देश है, आपका कल्पना ही नहीं कर सकते हो भाई साहब ये विकसित होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किए थे? ग्राम स्वराज की स्थापना की थी। पूछा जाएगा ग्राम स्वराज की बात किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने बात की थी। अब उनका एक लाइन बड़ा सुंदर ही कोटि उठता है कि सच्चे लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने वाला नहीं होता है, अपितु यह गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।
जहाँ की हर एक व्यक्ति का सहयोग अगर होगी तो वह देश का उन्नति होगा, राज्य का उन्नति होगा तो देश का उन्नति होगा। ठीक है, आगे बात करें दूसरी अगर मैं बात करूं, अब बात आती है संविधान सभा का इसमें क्या दायित्व है। देखिए संविधान सभा के बारे में मैं बात करूं तो संविधान सभा हमारे देश और हमारे खास करके मैं बात करूं तो आत्मा के काम करती है। इसमें सभी लोगों का समान अधिकार की बात करती है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन सबसे पहले फिर से देखो, प्रारूप समिति के अगर पूछा यानी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए, वह ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाए या अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। जबकि पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके लिए संविधान सभा के अनुच्छेद 40 में, यानी आपको वो पूछा जाता है संविधान सभा के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित है। पूछा गया क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान सभा के कितने अनुच्छेद में स्थित है, तो आपको 40 की बात करनी है। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करता था, यानी पहले प्रधानमंत्री के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा जो है अगर मैं बात करूँ तो ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम बात करते। पहला प्रोग्राम था 2 अक्टूबर 1952 को, जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की गई थी। अगर अगला मैं बात करूं तो बात आती है 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना होती है। फिर से बात करें, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना होती है। जबकि इसके बाद में बात करें 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की बात करते हैं। ठीक है, अगला बात आती है, अगर ये मेन हमारे अगर मैं बात करूँ क्लास 10th के लेवल के मेन क्वेश्चंस आपको यहीं और इसी स्लाइड से केवल और केवल बनेंगे। पहला, बलवंत राव मेहता समिति की स्थापना कब होती है? बलवंत राव मेहता समिति की स्थापना कब होती है? 1957। कब होती है? 1957। अब देखो असफल होने के कारण जब वो असफल हो जाती है तो इसमें जन भागीदारी का काफ़ी अभाव होता है। सुझाव के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अपनाने का सुझाव दिया गया, जिसमें बलवंत राव मेहता समिति को भारत के पंचायती व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। फिर से बात करें, अगर पूछेगा भारत के पंचायती राज व्यवस्थाओं का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो बलवंत राव मेहता को। किसे कहा जाता है? बलवंत राव मेहता को। चूंकि ये कमेटी का लीड कर रहे थे, अध्यक्ष के तौर पर थे, इसीलिए इसी के नाम पर आपको इस समिति का नाम रखा गया, बलवंत राव मेहता समिति। अगला मैं बात कर, दूसरा पूछा जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, फिर वही बलवंत राव मेहता समिति। अगला पूछा जाता है यानी 3 स्तरीय जो राज्य व्यवस्था के लिए उन्होंने सुझाव दिया था। पहला, ग्राम पंचायत। वो ग्राम पंचायत किस लेवल पर काम करते हैं? ग्राम स्तर पर काम करते हैं। दूसरा, पंचायत समिति क्या होती है? ब्लॉक स्तर पर काम करती है। तीसरा, अगर बात करें जिला परिषद या जिला पंचायत में बात करूँ तो जिला स्तर पर कार्य करती है। ये सारे आपने अभी देख लिया। इसके बाद बात करें, भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा था उस समय 2 अक्टूबर 1959 की बात है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाता कौन सा बना भाई साहब, तो राजस्थान बना। पूछा जाता कौन सा जिला बना, तो नागौर जिला बना। नागौर जिला कहाँ संबंधित है? राजस्थान जिला। नागौर जिला के बगदरी गांव है। कौन सी है? बगदरी गांव। ध्यान रखिएगा, पूछेगा, क्योंकि इतना डीपली क्लास 10th में नहीं पूछा जाता है भाई साहब। इसमें पूछा जाता है केवल अगर आप बीपीएससी वगैरह के एग्जाम, अगर मेंस वगैरह में बैठते हो, कोई कंपटीशन बेसिस पे बैठते हो, तो पूछा जाता है कौन सा एग्जैक्टली था, तो बागदौर गांव की बात करते हैं। जबकि यहाँ तक क्लास 10th में यहाँ तक पूछा कौन सा जगह है, तो राजस्थान के नागौर जिला है। ठीक, इतना याद है। वैसे याद करने के लिए आप खुद से नोट बनाए। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ों को नोट्स खुद से बनाइए और वह बेहतर और आपके मुताबिक लैंग्वेज में भाषा में होगी, बहुत अच्छी होगी। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रारंभ किया था। अब देखिए, दो तरह क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है। पहला, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहला राजस्थान के नागौर जिला के अगर मैं बात करूँ, बगदारी गांव से शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य हुआ जिसे कि लागू किया, तो पूछा जाता है आंध्र प्रदेश की बात करें। किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 11 अक्टूबर 1959 को की। ठीक है, चलिए बात आती है, अब आपको अगर मैं बात करूं अशोक मेहता समिति 1977 की मैं बात करूं, इसमें इन्होंने इनका सुझाव यह था कि ये आपको 2 स्तरीय यानी द्विस्तरीय राज्य व्यवस्था को सुझाव होता है। जबकि उन्होंने दिया था, बलवंत राव मेहता समिति ने 3 स्तरीय, इन्होंने 2 स्तरीय। पहला उन्होंने बताया था मंडल पंचायत होगा,
ठीक है, जो कि ब्लॉक स्तर पर काम करेंगे। दूसरा जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर काम करेंगे। ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव भी इन्होंने दिया था, जिसमें SC और ST को आरक्षण देने का सुझाव। उनका मानना था कि अगर इन गरीब तबके लोगों को अगर कुछ आरक्षण दिया जाए तो इनकी लेवल को बढ़ाया जा सकता है, इनकी आज़ादी और बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है GV राव समिति का गठन कब किया गया। 1985 के बारे में बात करते हैं। GV राव समिति की अगर मैं गठन की मैं बात करूँ तो 1985 के बारे में बात करते हैं। LN सिंघी समिति में बात करूँ तो 1986 में, ये काफ़ी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव इसमें किया गया था। किसमें? ये सिंगल समिति में। इसकी प्रमुख आपको कैरेक्टरिस्ट था। इसके अलावा इनका भी मानना था कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए। इसके अलावा ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव भी उनका मानना था। इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव भी उन्होंने दिया था। ये इसके मुख्य सुझाव थे। पूछा जा सकता है LN सिंघी समिति का, जो कि 1986 में आते हैं, उनका पंचायत राज व्यवस्था के संबंधी क्या क्या सुझाव थे, ये आप सुझाव दीजिएगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ आपको अगर बात करूँ PK थुंगुर समिति, जो कि आपको 1989 में बनती है। देखिए, समिति का गठन जो 1989 में पंचायती राज संस्थाओं को विचार करने के जो किया गया था, इस समिति ने पंचायती संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। उनका मानना था कि ऐसा होना चाहिए, तब जाके हमारे गांव का विकास किया जा सकता है। लेकिन कहाँ मानने वाले लोग। कहते हैं अगला 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक जब संसद में पेश किया गया तो सबसे पहला लोकसभा में ये पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाता है। भाई साहब याद रखिएगा, कहते हैं मूर्ख, ये लोकसभा को मूर्खों का भी सभा कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को काबिलों का सभा कहा जाता है। लेकिन कैसे लोग मानने वाले थे पता नहीं। ठीक है, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, अगर हो सके तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। पहला क्वेश्चन फिर से ज़रा सुनिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, दूसरा क्वेश्चन। फिर से बात सुन लीजिए, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तीसरा क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने आपको सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये 4 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, आगे मैं बात करूँ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आते PV नरसिम्हा राव की सरकार उसमें होती है, जिसमें आपको सबसे पहला क्या क्या चाहिए उसमें पारित होता है। 22 सितंबर 1992 के यानी 92 की में लोकसभा में पारित ये हो जाता है। कौन सी? ये पंचायती राज। 23 सितंबर 1992 में राज्यसभा में भी पारित हो जाता है। ये सरकार किसकी? नरसिम्हा राव हुआ करता था। 20 अप्रैल 1900 अगर मैं बात करूँ 20 अप्रैल 1953 की अगर मैं 93 की बात करूँ तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और ये शासन बन जाता है। और 24 अप्रैल को अगर मैं बात करूँ 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में ये लागू हो जाता है। तो पूछा जाता है भारत में ये पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, किसकी सरकार में? नरसिम्हा राव की सरकार में। ठीक है, तो याद रखिए कि कोई भी जब संविधान कोई भी अगर नियम बनते हैं तो इस तरह से लास्ट में आपको हस्ताक्षर यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे बनने की प्रक्रिया मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से होता है। अगला मैं बात करूँ 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को, ध्यान रखना कब मनाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बात करूँ, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मैं हिंट के लिए मैं बता दूं, यह जनवरी में मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तारीख आपको बतानी है। मैं हिंट के लिए बता रहा हूँ, जनवरी में होता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ। अगला 73वां संविधान संशोधन में बात करूँ, इसमें क्या क्या संशोधित किया गया। इसके द्वारा संविधान के कुल 9 अगर भाग 9 में अनुच्छेद 200 अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद जो 243 से 243 के 0 तक, ये क्वेश्चन आपको बनेगा आगे, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। भाग 9 के अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के 0 तक प्रावधान किया गया। संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़ी में इसके लिए तहत पंचायती के अंतर्गत 29 विषयों को सूची की व्यवस्था की गई है। इसमें अगर मैं बात करूँ पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा होगा, यानी कितने स्तर होगा? 3 स्तर होंगे। आपको यह भी बताना होगा एक क्वेश्चन, किसने 2 स्तरीय की मांग सिफारिश की थी और किसने 3 स्तरीय की सिफारिश की थी। ठीक है, एक समिति का नाम आपको बताना है।
अगला मैं बात करूँ ग्राम पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर में महिला की संख्या अगर पूछा जाता है तो 1/3 होगा, आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसका यानी 1 साल आपको पुरुष अगर मुखिया बनता है देखिएगा तो 3 साल लगातार महिला ही बनती है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का, यानी भारत में वैसे ये इतना ध्यान रखिए, भारत में जितने भी खास करके चुनावी प्रक्रिया होती है सारा का कार्यकाल 5 वर्षों का, केवल राज्यसभा का 6 वर्षों का, लेकिन वो भी बेचारे कुछ दिनों के बाद भंग हो जाते हैं। वो कभी भंग होने वाला नहीं है, ध्यान रखिए। पूछा इसमें एक और क्वेश्चन, लो ऐसा कौन-सा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है? तो ध्यान रखें, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। वो समय-समय पर कुछ सदस्य उसमें से निष्कासित होते हैं और फिर नए मनोनीत होते हैं। लेकिन लोकसभा में बात करूँ तो भंग हो के फिर नया सम बनते हैं। इसके अलावा पंचायती अगर भंग होने के अगर हो जाता है पंचायती तो 6 महीना के अंदर फिर से निर्वाचन होता है। एससी और एसटी को जनसंख्या के आपको अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान, जिसके कारण इनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, उसकी ऊँचा उठाया जाए। आरक्षण इसीलिए व्यवस्था की गई है। ओबीसी के आरक्षण के राज को विधानमंडल को छोड़ दिया जाता है। अगला, हर गाँव में ग्राम सभा का गठन होगा, यानी ग्राम सभा का हर गाँव में गठन होगा, इसके लिए व्यवस्था की गई है। ये 73वां संविधान संशोधन का ये था। अगला मैं बात करूँ पंचायती राज की संरचना के बारे में बात करूँ। देखिए सबसे पहला मैं बात करूँ ग्राम सभा की बात आती है। पहले क्या आती है? ग्राम सभा की बात। देखिए ग्राम सभा का क्या काम पूछा जाता है क्लास 10th में, ग्राम सभा का क्या काम है? देखिए ग्राम के उन लोगों को समूह जो गाँव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो, ग्राम सभा के कुल मिला के अगर पूछा जाता है 200 या उससे अधिक की जनसंख्या होने आवश्यक है। कितनी होना आवश्यक है? 200 के आसपास जनसंख्या होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की मैं बात करूँ, ये आप टेबल देखते हैं 1 से लेके आपको 5 तक जो लिखा गया है, जिसके लिए क्या-क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कार्यपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका। कार्यपालिका में कौन-कौन होते हैं? वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, सरकारी अधिकारी के होते हैं। सरकारी अधिकारी में आपको वीडीओ साहब आ जाते हैं। न्यायपालिका में बात करूँ तो न्याय देने का काम पंच करते हैं, सरपंच करते हैं, ये सारे आपको मुख्य काम करते हैं। ठीक है? आगे बात करें। अगला बात करते हैं पंचायती राज की संरचना कैसी होती है। सबसे पहला पंचायत समिति की मैं बात करूँ तो पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक के प्रमुख होते हैं, जो कि उपाध्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है? इसके अलावा कुछ सदस्यों को निर्वाचित जनता के द्वारा किया जाता है। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विभिन्न परिषदों के सदस्य इसका हिस्सा हो सकते हैं, ध्यान रखना। सरकारी अधिकारी में आपको जो आते हैं वो बीडीओ साहब आ जाते हैं। कौन सा आते हैं? बीडीओ साहब आते हैं, जो कि बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। इसके अलावा जिला पंचायत की बात करूँ तो इसके लिए जिला पंचायत में आपको अध्यक्ष का होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है और कहते हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा, अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों भी इसका हिस्सा हो सकता है। सरकारी में इसका आते हैं सीईओ आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर ये काम करते हैं। चलिए आगे बात करें। अब देखिए इसके अनुच्छेद, इसमें कौन-कौन से अनुच्छेद आते हैं। इसके अनुच्छेद में बात करूँ तो सबसे पहला अनुच्छेद जो आता है, अब इसमें मुख्य अनुच्छेद की मैं बात करूँ तो सबसे पहला अनुच्छेद काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला अनुच्छेद बात करती है 200 यानी 243 के बारे में बात करते हैं। जो इसमें परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? तो ग्राम पंचायत संबंधी है। अनुच्छेद 243 का ए में बात करूँ तो ग्राम सभा की बात करते हैं। 243 बी की मैं बात करूँ पंचायतों का गठन की बात करते हैं। जो पंचायती संस्थाएं कितनी होगी? त्रिस्तरीय होगी, 3 स्तर होगा इनका होगा। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ आपको 2 स्तरीय हो सकती है। फिर से मैं बात करूँ, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहाँ त्रिस्तरीय होगा, लेकिन जहाँ 20 लाख से कम होगी वहाँ कितने स्तरीय होंगे? 2 स्तरीय की बात की जाएगी। ठीक है? अनुच्छेद 243 के सी में पंचायत की संरचना के बारे में बात किया गया, जबकि अनुच्छेद 243 डी यानी 243 डी की मैं बात करूँ तो आपको स्थानों का आरक्षण होगा, यानी आपको वहाँ एससी का, एसटी का, इन सारी चीज़ों में एससी और एसटी का आरक्षण अगर मैं बात करूँ जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3, ओबीसी का आरक्षण राज्य के विधानमंडलों में निर्वाह होगा, आपको निर्णय पर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 243 के ई कार्यकाल कितने वर्षों का होता है पंचायत? 5 वर्षों का। पूछा जाता है कार्य, भाई साहब आप इतना तो जानते हो कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन किस अनुच्छेद के मुताबिक? तो 243 ई के मुताबिक होता है। जबकि अनुच्छेद 243 एफ के मुताबिक सदस्यों की योग्यता के बारे में, इनके सदस्य की न्यूनतम योग्यता के कितने वर्षों का होना चाहिए, इसके बारे में बात करता है। चलिए बात, अब आपके लिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये क्वेश्चन खुद से बनाइए, मैं वैसे 1-2 क्वेश्चन हिंट करता हूँ, लेकिन कुछ बनाइएगा।
और इसके कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन में बात करूँ, 73वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है, यानी 43 अगर मैं बात करूँ, ठीक है। पहला यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के, दूसरा शैक्षणिक संस्थाओं के, पंचायत के, चुनाव आयोग के आरक्षण की नियुक्ति में। तो मेरे अंदाज से अगर आप जानते हैं तो इसका कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य सौंपा गया है। कितने सौंपा गया? 29, 23, 18, 25। चलिए मेरे अंदाज से वैसे आप देखिए, आप आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन में बात करूँ, 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिला आरक्षित किए जा सकते हैं? तो आपको जो होगा 1/3, 2/3 या आधी या आपको 3/4, ये आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात आती है कि पंचायत के विघटन के उपरांत कितने दिनों के बाद फिर से नए चुनाव कराए जा सकते हैं? जैसे कि मैं बात करूँ 1 मंथ यानी 1 माह, 2 मंथ यानी 2 माह, 6 मंथ 6 माह के आपको अंदर, इसके बाद 6 माह या 1 वर्ष के बाद या 6 महीना के बाद और 1 वर्ष के पहले, ठीक है। इसके बाद पंचायती राज का प्रथम परिवर्तित किया गया था, यानी कहाँ लागू किया गया था? ये जगह का नाम पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। अगला, इसमें पंचायती राज संस्था नहीं है, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, नगर। इसमें से आपको ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अगला वीडियो के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। मस्त रहिए, मौज रहिए और पढ़ते रहिए एकदम।